गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका पीएस एजुकेशन गुरु के यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भूगोल के अध्याय 13 के बारे में। भूगोल में जो अध्याय 13 का है कक्षा 12 में, अध्याय का नाम है भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। आज हम इस जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि का अध्ययन करेंगे। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार से है और वृद्धि है वो किस प्रकार से। तो सबसे पहले हमें पाठ की शुरुआत करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। वितरण का अगर हम अर्थ ले तो वितरण का मतलब होता है बांटना या फैलाना, वितरित करना। वितरण का मतलब क्या होता है? वितरण करना यानी बांटना। वितरण यानी जैसे हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या बिखरी हुई है, फैली हुई है, निवास कर रही है। और उसका जो निवास की अगर हम बात करें तो उसका निवास है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हमें जनसंख्या का वितरण मिलेगा। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या का वितरण है वो अत्यधिक है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या का वितरण है वो कम है। तो वितरण का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या का फैलाव। दूसरा इसमें दे रखा है घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व यानी किसी एक विशेष, किसी क्षेत्र पर जो जनसंख्या निवास करती है उस क्षेत्र और उस जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो इसकी जो परिभाषा होगी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उस प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं वहाँ पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात है उस धरातल का और उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या, उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तीसरा इसमें दे रखा है वृद्धि। वृद्धि का मतलब है बढ़ना। वृद्धि का मतलब है बढ़ना। अब जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो वृद्धि होता है कि दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कैसे? जैसे कोई भी दो समय बिंदु है, मान लेते हैं 2001 और ये मान लेते हैं 2011। ये दो समय बिंदु हो गए। इस समय मान लेते हैं कि जनसंख्या है वो 1 लाख थी और 2011 में जनसंख्या है वो 2 लाख हो गई या 1.5 लाख हो गई, कितनी भी हो गई। तो यानी दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में जो परिवर्तन आया उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और ये वृद्धि है वो दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक कौन सी होती है और ऋणात्मक कौन सी होती है? देखो, ये यहाँ पे 1 लाख जनसंख्या थी, अगले 10 वर्षों बाद जनसंख्या 2 लाख हो गई, यानी जनसंख्या में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो इसे कहेंगे हम धनात्मक वृद्धि। क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि। अगर ये जनसंख्या जो 1 लाख थी और ये 2011 में कम हो जाए, कितनी भी हो जाए, 50,000 हो जाए, 40 हो जाए, 60 हो जाए, कितनी भी हो जाए, यानी कम हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। यानी वृद्धि हो रही है लेकिन वृद्धि है वो दोनों प्रकार से है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो हम आगे अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण की। क्या होता है वितरण? हमने देख लिया कि जनसंख्या का फैलाव, और जनसंख्या का फैलाव है वो सभी क्षेत्रों में अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। किसी भी देश में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं और जो मानव पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है, वो उन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर उस प्रदेश का विकास निर्भर करता है। कैसे करता है? मान लेते हैं किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में है, यानी पर्याप्त मात्रा में
और वहाँ पर जनसंख्या है वो भी प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात में सीमित है, कम है, तो उस क्षेत्र का विकास है वो अधिक होगा। लेकिन ये मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में संसाधन तो है लेकिन उस क्षेत्र में जनसंख्या है वो अत्यधिक है, यानी संसाधनों के अनुपात में अधिक है, तो उस क्षेत्र का विकास है वो क्या होगा, धीमी गति से होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें भारत में संसाधन है वो सीमित है लेकिन जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत में भूखमरी, बेरोजगारी और अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में भारत की बात करें तो विश्व का 2.4% क्षेत्र है वो भारत में है, यानी जितना भी धरातलीय भूभाग है उस धरातलीय भूभाग का, और भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्र है, 2.4%। और इस 2.4% के साथ साथ अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की 17.5% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। विश्व की 17.5% जनसंख्या है वो कहाँ पे निवास करती है भाई, भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, चीन का, और दूसरा किसका है, भारत का। यानी 2011 के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार, उस जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। जनसंख्या वितरण की हम बात कर रहे थे, इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जनसंख्या के वितरण को अगर अलग अलग प्रांतों के संदर्भ में लें तो जैसे हम बात करें, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। इन पांचों राज्यों में भारत का 30% क्षेत्रफल है, यानी भारत का जितना भी धरातलीय भूभाग है उसका 30% है वो इन 5 राज्यों में है। और इन 5 राज्यों में भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 50% जनसंख्या है इन 5 राज्यों में निवास करती है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे भारत के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, इनकी अगर बात करें, यानी लगभग 10 राज्य इसमें आते हैं उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में। इन 10 राज्यों में भारत का 16% क्षेत्र है। यहाँ पे कितना था, इन 5 राज्यों में 30%। जनसंख्या कितनी रह रही है भारत की, 50%। इन 10 राज्यों में मात्र कितना क्षेत्र है, 16%। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी रह रही है, 4%। तो इन दोनों ही बातों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, यानी सभी जगह जनसंख्या है वो एक जैसी नहीं है। भारत में जनसंख्या वितरण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। उन्हीं कारकों के कारण भारत में जनसंख्या वितरण है वो अलग अलग पाया जाता है। अब हम उन कारकों की बात करते हैं जो भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करते हैं। भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से, कि कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करते हैं। तो इन कारकों का हम जिक्र करते हैं। नंबर 1 आता है जलवायु। जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करती है, यानी जहां पे अत्यधिक मात्रा में ठंड है, अत्यधिक मात्रा में आर्द्रता है, अत्यधिक मात्रा में गर्मी है, तो वहां पे लोगों का बसाव हमें कम मिलेगा, वहां पे लोग कम बसना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से जिन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहां पे जनसंख्या का वितरण है वो हमें क्या मिलेगा,
कम मिलेगा, और इसके अलावा जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव है वो हमें क्या मिलेगा, अत्यधिक मिलेगा। अब इसमें दूसरा टॉपिक है धरातल। कौन सा है, धरातल। धरातल किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, यानी जो भाग पर्वतीय है, पथरीले हैं, उबड़ खाबड़ है, वहां पे जनसंख्या है वो कम मिलेगी, और जो क्षेत्र समतल मैदानी भूभाग हैं जहां पर अच्छी खासी फसल वगैरह उत्पादित होती है और पर्याप्त मात्रा में मानव को जीवित रहने के लिए संसाधन उपलब्ध रहते हैं, उन धरातलीय भूभागों में जनसंख्या का वितरण हमें अधिक मिलेगा, और पर्वतीय और कठोर भूभागों में, उबड़ खाबड़ भूभागों में जनसंख्या का वितरण कम मिलेगा। इसमें इसी क्रम में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तीसरा, जल प्राप्ति। जल प्राप्ति यानी जहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध है सिंचाई के लिए और पीने के लिए, तो वहां पे जनसंख्या का जमाव है वो अधिक मिलेगा। जैसे हम उदाहरण के लिए पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर जल की कमी है, यहाँ पर क्या है, जल की कमी है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का वितरण भी हमें कम मिलेगा, कम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो यानी जो जल है वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है खनिज संसाधन, यानी जहां पर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में लोगों को अत्यधिक संभावना रहती है कि हमारा यहाँ पर अत्यधिक विकास होगा और यहाँ पर हमें रोजगार वगैरह भी मिल सकता है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव हमें अधिक मिलेगा जहाँ पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है। हमारा जो पांचवा टॉपिक है परिवहन। परिवहन है वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, जहाँ पर परिवहन के संसाधन पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सघन है, वहां पर हमें जनसंख्या का बसाव है वो अत्यधिक मिलेगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राजनीतिक और आर्थिक कारक। राजनीतिक व आर्थिक कारक ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में अशांति की व्यवस्था है, लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही है, तो लोग वहां पे बसना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें इधर पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए क्षेत्र, असम से लगते हुए क्षेत्र, असम के आसपास के क्षेत्र है, नक्सली जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ वगैरह, वहां पर जनसंख्या है वो बसना कम पसंद करती है, क्योंकि वहां पर लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो यानी राजनीतिक कारक और आर्थिक कारक, यानी जहां पर लोगों के विकास की संभावनाएं नगण्य हो वहां पर भी लोगों का जमाव है वो कम मिलेगा। और हमारा अंतिम पॉइंट है वो है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक। यानी सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी मान लेते हैं कि किसी एक खास समुदाय के लोग हैं जिनके 10 घर किसी दूसरे गांव में, यानी एक गांव में है, ये गांव है ए, ये गांव है बी, इस गांव में 10 घर है उस समुदाय के और इस गांव में 100 घर हैं। तो यानी ये लोग हैं, ये लोग इस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे क्योंकि इनके समुदाय के लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके समुदाय के लोग या इनके धर्म के लोग रह रहे हैं। तो यानी कुछ सामाजिक कारक होते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक, यानी कुछ लोगों की सोच होती है, वो भी लोगों की जनसंख्या बसाव को प्रभावित करती है।